और इस वजह से दिल्ली में जब जंतर मंतर पर नारे लग रहे थे एक बड़ी रैली में, मुल्लों को काटो, तो पुलिस वहाँ खड़ी थी और पुलिस ने वह रैली होने दी और कोर्ट ने भी उसका कॉग्निजेंस नहीं लिया। इसके अलावा धर्म संसद की बात की कुर्बान अली साहब ने, और इस तरह की धर्म संसद दिल्ली में भी कई हुई थी। उस वक्त जो कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था वो बहुत दिलचस्प था। तो उस वक्त पुलिस का जो ऑब्जर्वेशन था और पुलिस ने जो अपनी बात कही अदालत को, वो ये कि नहीं ये कोई ऐसी बात नहीं थी, किसी के खिलाफ कुछ नहीं कहा जा रहा था, बल्कि एक कम्युनिटी में जोश भरने की कोशिश की जा रही थी और कम्युनिटी एथिक्स को बचाने के लिए इस तरह की बातें की जा रही थी। इफ यू आर uttering these words while smiling is not hate speech। दूसरी ये बात भी कही गई कि अगर आप इलेक्शन के समय या किसी और वक्त लोगों को मोबिलाइज करने के लिए इस तरह की बातें करते हैं तो भी बहुत सीरियस बात नहीं है, इसको इतना सीरियस। और ये एक तरह से डेमोक्रेटिक स्पिरिट के खिलाफ है, क्योंकि अगर उस समाजी दायरे में या राजनीतिक दायरे में किसी एक कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन, उसकी विजिबिलिटी इस वजह से घटती चली जाती है, तो डेमोक्रेसी की क्वालिटी घटती चली जाती है। मैं भी अपने और दोस्तों की तरह एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स के सारे दोस्तों को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ उनका। मुबारकबाद की तो ये बात नहीं है कि उन्होंने बहुत मेहनत करके ये हेट स्पीच या हेट क्राइम्स ट्रैकर तैयार किया है, और इसमें हम जानते हैं कि रोज़ाना घंटे के हिसाब से एंट्रीज़ हो सकती हैं या मिनट के हिसाब से एंट्रीज़ हो सकती हैं। हेट स्पीच को लेकर और हेट स्पीच और हेट क्राइम दो कैटेगरीज़ हैं, और हेट स्पीच और हेट क्राइम का सीधा रिश्ता है या नहीं, इसको लेकर अदालतों को अक्सर समझने में बहुत मशक्क़त लगानी पड़ती है, और वे तब तक उस स्पीच को हेट स्पीच का दर्जा नहीं देते जब तक वह किसी हेट क्राइम में उसका नतीजा नहीं दिखलाई पड़ता। और इस वजह से दिल्ली में जब जंतर मंतर पर नारे लग रहे थे एक बड़ी रैली में, मुल्लों को काटो, तो पुलिस वहाँ खड़ी थी और पुलिस ने वह रैली होने दी और कोर्ट ने भी उसका कॉग्निजेंस नहीं लिया। इसके अलावा धर्म संसद की बात की कुर्बान अली साहब ने, और इस तरह की धर्म संसद दिल्ली में भी कई हुई थी। उस वक्त जो कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था वो बहुत दिलचस्प था, और पुलिस की जो दो तीन चीज़ें हैं, एक पुलिस कैसे उसको देखती है, ब्यूरोक्रेसी कैसे देखती है, स्टेट कैसे देखता है, दूसरे अदालत कैसे देखती है। तो उस वक्त पुलिस का जो ऑब्जर्वेशन था और पुलिस ने जो अपनी बात कही अदालत को, वो ये कि नहीं ये कोई ऐसी बात नहीं थी, किसी के खिलाफ कुछ नहीं कहा जा रहा था, बल्कि एक कम्युनिटी में जोश भरने की कोशिश की जा रही थी और कम्युनिटी एथिक्स को बचाने के लिए इस तरह की बातें की जा रही थी, जिसकी कोई मानी नहीं है, कम्युनिटी एथिक्स को बचाने के लिए। लेकिन उसके बाद दिल्ली की एक अदालत ने, शायद दिल्ली की हाई कोर्ट ने यह कहा कि ये जो हेट्स, अगर ये बात कोई मुस्कुराते हुए बोलता है तो उसको हेट स्पीच नहीं माना जाएगा। इफ़ यू आर uttering these words while smiling is not hate speech। दूसरी ये बात भी कही गई कि अगर आप इलेक्शन के समय या किसी और वक्त लोगों को मोबिलाइज करने के लिए इस तरह की बातें करते हैं तो भी बहुत सीरियस बात नहीं है, इसको इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए। लेकिन हमारे चुनावी जो
चुनाव को लेकर जो कानून बना हुआ है उसमें बहुत साफ तौर पर यह बात लिखी है कि आप मज़हब के आधार पर लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकते, मज़हब का सहारा नहीं ले सकते। हम आपको याद है कि बाल ठाकरे के खिलाफ क्या फैसला हुआ था और उसका खास मतलब है, लेकिन ये कैसे लेजिटिमाइज हो गया एक समय के बाद जब ये कहा गया कि अगर आप लोगों को मोबिलाइज करने के लिए इस तरह की स्पीच का सहारा लेते हैं तो इसको गलत नहीं माना जाएगा। एक कन्फ्यूज़न, एक भ्रम फ्री स्पीच और हेट स्पीच में भी है कि चूंकि आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो फिर आप किसी को रोक कैसे देंगे कुछ भी कहने से। और अगर मुझे ऐसा लगता है कि कोई कम्युनिटी किसी दूसरी कम्युनिटी के खिलाफ लव जिहाद की साजिश कर रही है तो क्या मुझे ये नहीं कहने देना चाहिए? ये इसको एक तकनीकी सवाल बनाकर अदालत में उठाया जा सकता है और उठाया जाता रहा है, और लोगों के दिमाग में भी खासा कन्फ्यूज़न इसको लेकर है कि अगर हम फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कर रहे हैं तो हम किसी को रोक कैसे सकते हैं। लेकिन हेट स्पीच क्यों बहुत गंभीर है और क्यों उसे हमें गंभीरता से लेना चाहिए, और हेट स्पीच क्यों अपने आप में हेट क्राइम है? वो इसलिए कि हेट स्पीच जो काम करती है वो ये कि समाज का जो कमज़ोर तबका है किसी लिहाज से, वो राजनीतिक लिहाज से कमज़ोर हो सकता है, संख्या के लिहाज से कमज़ोर हो सकता है, सामाजिक स्तर पर कमज़ोर हो सकता है। हेट स्पीच उसको हमेशा डिसएम्पावर करती है, उसको कमज़ोर करती है और उसके पार्टिसिपेशन को मुश्किल से मुश्किल बनाती जाती है समाजी दायरे में और फिर राजनीतिक दायरे में। जबकि हम एक डेमोक्रेसी होने का दावा करते हैं और हम ये कहते हैं ये डेमोक्रेसी कैसे बनेगी जब सबकी भागीदारी बराबरी की हो, लेकिन हम हेट स्पीचेस दे रहे हैं जिससे एक कम्युनिटी अपने आप को लगभग इनविजिबल बना लेना चाहती है क्योंकि वो हेट स्पीच उसके खिलाफ डायरेक्टेड है लगातार। और ये एक तरह से डेमोक्रेटिक स्पिरिट के खिलाफ है, क्योंकि अगर उस समाजी दायरे में या राजनीतिक दायरे में किसी एक कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन, उसकी विजिबिलिटी इस वजह से घटती चली जाती है तो डेमोक्रेसी की क्वालिटी घटती चली जाती है। यह बात अदालत समझती भी है लेकिन नहीं समझने का दिखावा करती है, और इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी सारी अर्जियां उनको डिस्पोज ऑफ किया ये कह के कि किसी कानून की ज़रूरत नहीं है और किसी गाइडलाइन की ज़रूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि इसकी ज़रूरत है, लेकिन इस मुल्क में बदनसीबी यह है कि यह लगभग तय कर लिया गया है कि अगर हिंदू इस तरह की ज़ुबान का इस्तेमाल करता है तो वह किसी गलत इरादे से नहीं करता या हिंसक इरादे से नहीं करता, क्योंकि हिंदू स्वभावतः हिंसक होता ही नहीं। तो हिंदू या तो हंसी मजाक कर रहा होता है या लोगों में जोश भरने के लिए ऐसी बातें कर रहा होता है, लेकिन हिंदू चूंकि स्वभावतः अहिंसक होता है तो उसकी बातों का आपको बुरा नहीं मानना चाहिए, वो बीच बीच में बोल देता है। यह एक मनोविज्ञान इस देश के संस्थाओं में बैठा हुआ है, ब्यूरोक्रेसी में, पुलिस में, और इसी वजह से पुलिस किसी मुसलमान पर तुरंत कार्रवाई करेगी, किसी ईसाई पर तुरंत कार्रवाई करेगी, लेकिन न तो हिंदू नेता पर करेगी न हिंदू राजनीतिक नेता पर करेगी, क्योंकि उसे लगता है यह हंसी मजाक है, इसका कॉन्सिक्वेंस वायलेंस नहीं है, या दे डोंट मीन वायलेंस, मतलब वो बोल रहे हैं लेकिन वो हंसी मजाक में बोल रहे हैं, उसको आप वायलेंस नहीं मानिए। इसलिए हिमंता बिस्वा शर्मा का जब वो क्लिप जारी हुआ जिसमें वो गोली मारते हुए दिखलाई पड़ रहा है, अब इन सारी चीज़ों में आप एक्सक्यूजेस कैसे बनाते हैं, बहाने कैसे बनाते हैं, ये आखिरी चीज़ है, बात है जो मैं कहना चाहता हूँ। और इसलिए हेट स्पीच क्यों नहीं लगती है या किस तरह आप हेट स्पीच को पहचानेंगे। चूँकि हिंदुस्तान जाति में बटा हुआ देश है, हिंदुस्तान में कानून है SC ST एट्रॉसिटी का कानून, जिसमें एक कैटेगरी डिफाइंड है कि आप अगर किसी को उसके जाति सूचक नाम से अपमानजनक बात करेंगे तो वह एक क्राइम के दायरे में आएगा।
हमारे पास एक मामला आया ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का, एक स्टूडेंट के खिलाफ इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन के केस का, और हम उसकी जांच करने जब गए तो उसके दरवाजे पर और उसकी दीवार पर बहुत ही भद्दी भद्दी गालियां लिखी हुई थी, बहुत ही भद्दी गालियां थी, लेकिन वे उन गालियों में उसकी जाति का नाम कहीं नहीं था। और ये बहुत अच्छा डिफेंस था, क्योंकि ये कहा जा सकता था कि ये सारी गालियां तो हम किसी को भी दे सकते हैं, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि हमने सिर्फ शेड्यूल्ड कास्ट होने की वजह से उनको ये गाली दी। इस तरह आप अपना एक डिफेंस भी तैयार करते हैं, आपको ये पता है इंटेंट क्या है, और इसलिए सबसे महत्वपूर्ण इसमें इंटेंट है। इंटेंट को आप कैसे इस्टेब्लिश करेंगे, ये सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन आप इंटेंट को इस्टेब्लिश भरे कर लें, जिसको उस चीज़ को रजिस्टर करना है, पुलिस, ब्यूरोक्रेसी और अदालत, वो उसके लिए तैयार है कि नहीं, ये सबसे बड़ी बात है। और अगर इसको मान लिया गया है, और पिछले 12 साल में एक और घटना हुई है, वो ये कि अब हेट या हेट स्पीच आप मोनेटाइज भी कर सकते हैं। तो हेट स्पीच काफ़ी फ़ायदेमंद है, आप उसको मोनेटाइज करते हैं सोशल मीडिया पर जाकर, फिर मोनेटाइज करके आप भारतीय जनता पार्टी से एक रिश्ता कायम करते हैं, क्योंकि आप इन्फ्लुएंसर हो जाते हैं, और फिर भारतीय जनता पार्टी आपको दूसरे ढंग से फ़ायदा देती है। तो हेट स्पीच के ज़रिए आप इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, आप पैसा कमा सकते हैं, और आप राजनीतिक रूप से ताकतवर हो सकते हैं। यह चीज़ तब तक ख़त्म नहीं, यह चीज़ क्या समाज के स्तर पर ख़त्म हो जाएगी? मैं नहीं मानता कि ख़त्म होगी, क्योंकि समाज में पूर्वाग्रह बने रहेंगे, प्रिजुडिस बनी रहेगी, और लोगों का एक्सप्रेस करने का तरीका भी बना रहेगा। सिर्फ एक तरीका है, और वह राज्य के द्वारा उठाए गए कदम है। और अब हमें मालूम है कि आप कितना भी कानून बना लें, वे सारे कानून तभी लागू किए जाएंगे जब इस देश में एक सेक्युलर निज़ाम होगा। इसलिए इसका और कोई तरीका नहीं है। हमें हर घंटे इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। किसी भी हेट स्पीच को इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए। बल्कि यहाँ बैठे बैठे मैं ये सोच रहा था कि हमें शायद सुप्रीम कोर्ट में 2 अर्जियां दायर करनी चाहिए, असम इलेक्शन को काउंटरमांड करने के लिए, और वो भी कानून का सहारा लेते हुए कि चूंकि वहाँ रिलीजन को इन्वोक किया गया, और इसलिए ये पूरा, जैसे बाल ठाकरे का इलेक्शन आपने रद्द किया, वैसे इस पूरे इलेक्शन को आपको रद्द करना चाहिए। तो अपनी तरफ से हमें ये सारी कोशिश करनी पड़ेगी, रिकॉर्ड करने की, रजिस्टर करने की, रखने की, अदालत में जाने की, लोगों के बीच जाने की, और उनको बतलाने की कि क्यों हेट स्पीच समाज के लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि फिर ये समाज एक रह ही नहीं जाता है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।